हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, मीनिंग देखा था कि भाई ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है और उसके फीचर्स भी देखे थे। उसके बाद में उसके एलिमेंट्स भी देखे थे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके दो टाइप होते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स है इसके बेसिस पर ही ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगी वो डिसाइड किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, असाइनिंग ऑफ वर्क, है ना, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल है, मतलब यहां पर ऑफिशियल स्ट्रक्चर बनेगा, अथॉरिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके बेसिस पर हेरिची बनाई जाएगी। कौन किसे ऑर्डर करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब कुछ ऑलरेडी एक फॉर्मल वे के अंदर होता है। ओके जी। फिर आता है हमारा, जैसे बैंक के अंदर देखते होंगे, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये अनऑफिशियल रिलेशनशिप होती है बिटवीन एम्प्लॉइज। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आज के टाइम में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना देती है बहुत सारी कंपनीज, तो व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है वो एक तरीके का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बहुत सारी कंपनीज कस्टमर केयर के लिए या जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में आपस में डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो बना लेती है। तो एक तरह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टाइप हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये क्लास 12th के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, खैर बीकॉम में भी है अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेमवर्क होता है। मैंने पहले ही बोला, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन अ कंपनी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, उसमें वो उस स्ट्रक्चर का जो बेस होगा वो यही होगा कि किस पर्सन के पास, किस एम्प्लॉय के पास, किस मैनेजर के पास में कितनी अथॉरिटी है, कितनी उसके पास पावर है और कितनी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उस हिसाब से ही फिर हायरार्की बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल के टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, जिसमें कंपनी के सीईओ वगैरह जाते हैं, उनका काम होता है अधिकतर स्ट्रेटजीज बनाना, पॉलिसीज बनाना, मार्केट को रिसर्च करना। ओके, अब वो उनका काम होता है, वो टॉप लेवल के, उनके पास पावर भी ज्यादा होती है, क्योंकि जो पॉलिसीज बनती है, प्लानिंग जो होती है, स्ट्रेटजीज जो बनती है, वही पूरा इंप्लीमेंट होती है और उसी से पूरा बिजनेस रन होता है। तो अगर स्ट्रेटजी या पॉलिसी अच्छी बन गई तो ऑर्गेनाइजेशन पूरा अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। तो टॉप लेवल जो है उनके पास पावर भी बहुत है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है। अगर बिजनेस फेल हो जाता है, नहीं चल पाता है, स्ट्रेटजी पॉलिसी प्लानिंग फेल हो जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो चेहरा होगा वो टॉप लेवल के मैनेजर होंगे। उसके बाद में आते हैं मिडिल लेवल के। तो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, कंपनी के सीईओज वगैरह, वो मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट हेड्स वगैरह हुए, उनको वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेटजी बना के देते हैं। और मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, उस स्ट्रेटजी को पूरा अच्छे से समझते हैं और लोअर लेवल वालों को ऑर्डर देते हैं, जिसमें अधिकतर आपके सुपरवाइजर वगैरह हो गया, और वो वर्कर से काम करवाते हैं। तो देख रहे हो आप, ऑर्डर कहां से आएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी किसकी है, ये पूरा एक हेरेची बनता है। तो ये अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ओके, इट डिफाइन हाउ जॉब्स एंड एक्टिविटीज आर डिवाइडेड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है यही हमें बताता है कि जॉब्स जो है, एक्टिविटीज जो है, वो कैसे डिवाइड होगी, कैसे उनका ग्रुप बनेगा, कैसे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। ये कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फॉर एग्जांपल के लिए, फिर हम इसके टाइप समझते हैं, तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि क्या चीजें चल रही है, क्या बातें चल रही है। देखो, मान लेते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैं, जो जॉब्स हैं, वो डिजाइन कर ली और पता कर लिया भाई इस पोस्ट के लिए इस स्पेशलिस्ट या स्किल का व्यक्ति चाहिए।
अब उसके बाद में क्या किया, डिपार्टमेंटेशन कर लिया, यानी कि डिपार्टमेंट बना दिए। सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट बना लिया, उसका काम है रॉ मटेरियल को परचेज करना टाइम से और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजना। एक बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाना। फिर उसके बाद में एक बना दिया आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि उस प्रोडक्ट्स की, उस गुड्स की कस्टमर तक मार्केटिंग करना, ताकि लोग जो है वो गुड्स को परचेज करें, परचेज करने के लिए रेडी रहे, या फिर वो उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, ब्रांडिंग वगैरह करना। उसके बाद आता है सेल्स डिपार्टमेंट, उनका काम होता है उस गुड्स को बेचना। और एक होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो इन सभी को फाइनेंस करता है। अब इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। परचेज डिपार्टमेंट को अच्छा मटेरियल, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का सस्ते में परचेज करना, इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो है पैसा लेना पड़ेगा। अब जो परचेज डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा और परचेज करने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजेगा। तब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पे रॉ मटेरियल को परचेज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक सेंड करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया रॉ मटेरियल भेजो इतना सारा, मान लो 500 किलो रॉ मटेरियल भेजो। अब वो परचेज डिपार्टमेंट बोला अच्छा 500 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, अभी मंगवाते हैं। अब उसने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर आने में 2 दिन लगेंगे, तो क्या 2 दिन तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बंद रहेगा? क्या लेबर बैठे रहेंगे, मशीनें बंद रहेगी? नहीं। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वहां पर इन्वेंट्री इस तरीके से कंट्रोल होनी चाहिए, स्टॉक इस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़े, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी एकदम अचानक से ऑर्डर नहीं देना है। उसको भी जब लगे कि भैया अभी थोड़ा सा आज या 2 दिन का इन्वेंट्री पड़ा है, उससे पहले ही ऑर्डर दे देना, जब ही भेज दो मटेरियल, तो वो भेजेंगे, ऑर्डर आएगा, तब तक अपने पास इतना स्टॉक पड़ा है। ऐसा का ऐसा जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में भी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट जो सेल्स टीम होती है वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उनको पता होता है कि मार्केट में भी डिमांड कितनी है। वो डिमांड फिर सेल्स डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस हिसाब से ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट को देता है। तो ये सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर इनके बीच में थोड़ी बहुत भी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, ऊपर नीचे हो गया मामला, तो फिर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अच्छे से हम ग्रैब नहीं कर सकते, या कह सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका बेस्ट यूज नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए। ये कोऑर्डिनेशन है। वो बात चल रही है कि जितनी भी जॉब्स है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको डिवाइड करना, उनकी ग्रुपिंग करना, जैसे डिपार्टमेंटेशन करते हैं ना, वो ग्रुपिंग हो गई। उसके बाद उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, और उसके बाद में जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर के एक ऐसा फ्रेमवर्क बना देना, उसको ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अब ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या होता है, जो अथॉरिटीज हैं, यानी कि जो पावर है, वो डायरेक्टली टॉप टू बॉटम तक ऐसे फ्लो होती है। ये टॉप लेवल का मैनेजर हो गया, ये मिडिल लेवल के हो गए, ये लोअर लेवल का हो गया, टॉप मिडिल लोअर, और उसके नीचे काम करने वाले ये एम्प्लॉइज हो गए। अब जो ऑर्डर आएंगे वो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एवरी मैनेजर हैज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स। इसका कंट्रोल इन सब पर है, इसका कंट्रोल इन दोनों पर है, इसका कंट्रोल इस पर है। मतलब यहां से ये ऑर्डर दे सकते हैं इस तरीके से। और जैसे एम्प्लॉइज है वो इस लोअर मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, लोअर मैनेजर मिडिल लेवल के मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, मिडिल लेवल के मैनेजर टॉप लेवल मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। टॉप लेवल वाला ऑर्डर मिडिल को देगा, मिडिल वाला ऑर्डर लोअर को देगा, लोअर वाला ऑर्डर एम्प्लॉइज को देगा। तो इस तरीके से इनके बीच में एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये सिंपल है, बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग में काम आता है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का। डिसएडवांटेज ये कि ओवर बर्डन रहता है मैनेजर पर, और लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन हो सकता है कई बार। ओके जी। ये स्मॉल रिटेल शॉप्स और स्मॉल फैमिली बिजनेसेस जो होते हैं, वहां पर आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है। फिर आता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा सा जो हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसको और बड़ा करता है। ये बोलता है देखो क्या, कि आप जो काम करते हैं, आपके पास जो फंक्शंस है, उसके बेसिस पर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे काम क्या क्या होते हैं, जो काम है उसको डिवाइड कर दो, जो फंक्शंस हैं उनको डिवाइड कर दो। जैसे मार्केटिंग है,
जैसे फिनांस है, जैसे एचआर है, जैसे प्रोडक्शन है, जैसे सेल्स है, और फिर उस बेसिस पर स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करो। जो ह्यूमन रिसोर्स का स्पेशलिस्ट है उसको एचआर डिपार्टमेंट का हेड बनाओ, जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का स्पेशलिस्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाओ। ऐसे कैसे जो फाइनेंस, जो मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट है उनको ये डिपार्टमेंट दो, ये काम दो आप। तो स्पेशलिस्ट जो है वो मैनेज करते हैं ईच फंक्शंस को, ना कि कोई एक बंदा सभी को फंक्शन कर रहा। लाइन में एक बंदा था वही सभी को कर रहा, लेकिन यहां पर लाइन के साथ साथ फंक्शंस को भी लेके आ गए हम। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी, क्लियरिटी ऑफ वर्क ये देखने को मिलता है। लेकिन कई बार इसके अंदर डिसएडवांटेज ये होता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन बेस्ट करना पड़ेगा। ओके जी, ठीक। तो ये हो गया आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शंस के बेसिस पे चलता है। ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टॉप टू बॉटम काम करता है। फिर आता है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कंबाइंस है लाइन अथॉरिटी विद स्टाफ स्पेशलिस्ट हु एडवाइज लाइन मैनेजर। मतलब इन्होंने क्या किया कि छोड़ो यार, लाइन को भी ले लो और आपका स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था उसको भी ले लो, और क्या करो, दोनों को मिलाकर के एक स्ट्रक्चर बना दिया कि आपके पास एक्सपर्ट भी आ जाएंगे और एक हेरिची भी बन जाएगी टॉप टू बॉटम कि बॉस कौन है। जैसे इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे एक हो गया आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, डिपार्टमेंट के अंदर भी एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया आपने। ओके जी, ठीक। इससे क्या होता है, कंबाइन होती है अथॉरिटी एंड एक्सपर्टीज, और पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है कई बार लाइन और स्टाफ के बीच में। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो आप बना रहे हो बेस बना रहे हो प्रोडक्ट के बेस पर, रीजन के बेस पर और मार्केट के अनुसार। ईच डिवीजन एक्ट लाइक अ सेमी ऑटोमेनस यूनिट, मतलब एक कोई जो डिवीजन है वो अपने आप चल रहा है, अलग एक डिपार्टमेंट पूरा बन गया। वो आपके रीजन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से बन सकता है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना दी, एक डिपार्टमेंट को पूरा का पूरा ये वाला प्रोडक्ट दे दिया, एक डिपार्टमेंट को ये दे दिया, एक डिपार्टमेंट को ये रीजन दे दिया, एक डिपार्टमेंट को ये रीजन दे दिया, इस तरीके से। ओके जी, फोकस रहता है इससे एक मार्केट पर, एक प्रोडक्ट पर, अकाउंटेबिलिटी रहती है, लेकिन ये कॉस्टली है क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है इसके अंदर। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दोनों को शामिल कर देते हैं, और इसमें जो एक एम्प्लॉय होता है वो दो मैनेजर को रिपोर्ट करता है, एक फंक्शनल हेड को करता है और एक प्रोजेक्ट हेड, दोनों को वो रिपोर्ट करता है। तो यहां पर बेटर कोऑर्डिनेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, यूज ऑफ स्पेशलिस्ट है, बट यहां पर ड्यूअल अथॉरिटी में कंफ्यूज एम्प्लॉयज। एक एम्प्लॉय को दो लोगों को ऑर्डर करना है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ, जैसे इसरो है हमारा, ठीक है, उसमें जो साइंटिस्ट है वो रिपोर्ट करते थे प्रोजेक्ट मैनेजर, एक तो चंद्रयान मिशन को, ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, और एक फंक्शनल हेड रिसर्च डिपार्टमेंट को, दोनों को रिपोर्ट करना होता था। ओके जी, ठीक। अगला हमारा आता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, और ये लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, और फिर इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। देखो, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि हॉट टॉपिक है। आज के टाइम में वर्चुअल मीटिंग्स बहुत होती है, तो उस हिसाब से इस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस कहीं ज़्यादा है। जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ये टेम्परेरी और परमानेंट नेटवर्क होता है इंडिविजुअल्स का या फर्म्स का, जो कनेक्टेड होते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। आजकल आप देखते हो ना, जूम वगैरह पे ऑनलाइन है ना, गूगल मीट वगैरह, ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत होती है। तो ऑनलाइन जो मीटिंग्स होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मैं खुद आज के टाइम में ऐसी बहुत सारी कंपनी को जानता हूं जिनका ऑफिस ही नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऑफिस, सारे के सारे एम्प्लॉइज अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हाँ भाई, घर से ही हो रहा है सब। वो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड कंपनी है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, एक गूगल मीटिंग पे वो मीटिंग कर लेते हैं, तो वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। देखिए यहां पर लिखा हुआ, दे मे नॉट हैव अ फिजिकल ऑफिस, इनके पास कोई फिजिकल ऑफिस हो सकता है, हो भी नहीं। फ्रीलांसर्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, टॉपटल वर्क एज अ वर्चुअल टीम। टाइप्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी टाइप्स है। फर्स्ट आता है आपका इंटरनल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन।
ये कंपनी के अंदर ही होता है। एक होता है नेटवर्क वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिफरेंट कंपनीज कोलैबोरेट करती है ऑनलाइन। उसके बाद में हमारा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल हो गया, एक नेटवर्क हो गया, फिर आता है मार्केट वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, बायर एंड सेलर इंटरेक्ट करते हैं डिजिटली, जैसे आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों इंटरेक्ट कैसे करते हैं, क्या फिजिकली करते हैं, क्या ऑफिस जाते हैं, कहीं नहीं, ऑनलाइन ही करते हैं, डिजिटली करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। फाउंडेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फाउंडेशन क्या है, तो भाई डिवीजन ऑफ लेबर, चेन ऑफ कमांड, स्पान ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये वर्ड हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस के बेसिस पर बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो एक ही डिपार्टमेंट को दी जाती है। परचेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिए, फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिए, एचआर से रिलेटेड सारे काम एचआर डिपार्टमेंट को दे दिए। जैसे हमारे घरों में फंक्शंस होते हैं ना, जैसे मैरिज फंक्शंस वगैरह, उसमें हम क्या करते हैं, ये तो करते हैं भाई, जो कैटरिंग का काम है वो इसको दे दिया, जो टेंट वगैरह लगाने का, जो भी सजा वजाने का काम है ये इसको दे दिया। समझ में आया? हर एक को एक ना एक काम दे दिया जाता है, हर एक फिर वो उस काम को संभालता है, उससे रिलेटेड उसको पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पैसे भी दे देते हैं और वो उसके लिए उत्तरदायी भी होता है। ओके जी, तो डिपार्टमेंटेशन मीन्स ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज इनटू यूनिट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। एक जैसी एक्टिविटी एक ही ग्रुप बना करके एक ही डिपार्टमेंट को दी जाती है, जिससे स्मूथ एक्टिविटी होती है, स्मूथ काम होता है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिपार्टमेंटेशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक फाउंडेशन है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसी वजह से रन हो पाते हैं, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो फंक्शंस के बेसिस पर बनाए जाते हैं और अधिकतर कंपनी में यही होता है। फंक्शंस जैसे मतलब काम के बेसिस पर, जैसे एचआर है वो ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है पूरा का पूरा हैंडल करता है, फाइनेंस जो है पैसों से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड। आप बहुत सारी बैंक्स के अंदर देखते होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं। ओके, फिर कुछ डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्ट्स के बेस पर भी बने होते हैं, है ना, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो सॉप भी बनाती है, डिटर्जेंट भी बनाती है, बिवरेजेस भी बनाती है, कॉस्मेटिक डिवीजन भी है, तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से उनके डिपार्टमेंट बना दिए गए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। फिर है बाय जियोग्राफी, जियोग्राफिकल के हिसाब से भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बन जाते हैं, मतलब टेरिटोरियल डिपार्टमेंट बोलते हैं इनको। जैसे अमेजन इंडिया ये नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन ऑपरेशंस करती है। फिर आता है कस्टमर के बेसिस पर, बिल्कुल है ना, रिटेल कस्टमर के लिए अलग डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट के लिए अलग, गवर्नमेंट के लिए अलग, इस तरीके से भी कई सारी कंपनी काम करती है। बाय प्रोसेस भी हो सकता है ना, बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। एक स्पिनिंग डिपार्टमेंट हो गया, एक वेइंग डिपार्टमेंट हो गया, एक डाइंग डिपार्टमेंट हो गया, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो जो प्रोसेस है, अगर कोई एक गुड्स है बहुत सारी प्रोसेस से निकल के फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, तो उस हिसाब से फिर अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए। ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं, जो प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हैं। ओके जी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन के बहुत सारे फायदे हैं इसमें, स्पेशलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, इजी टू परफॉर्म इवेल्युएशन, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये हमें बेनिफिट मिलते हैं, एडवांटेजेस मिलती है। कुछ डिसएडवांटेजेस है, कैन क्रिएट सिलोज, यानी कि डिपार्टमेंट जो है वो आइसोलेशन में चला जाता है, कई बार कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम रहती है, कॉस्टली भी होगा अगर रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन यूज होगा तो। ओके जी, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और आपके एग्जाम से पहले सिलेबस हो जाएगा। इसी बात पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वे भी इसी लेक्चर्स को आराम से देखकर एग्जाम दे सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।